नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कोरोना संकट के बीच बिहार में गठबंधन के घटक दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। महागठबंधन में मांझी, कुशवाहा और सहनी के बाद अब कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावा किया, लेकिन आरजेडी है कि कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रही है। बिहार में चुनावी आहट के बीच अब सीटों पर संग्राम की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के नेता एक बार फिर बयानों के जरिए अधिक सीट पर दावा ठोकने में जुट गए हैं। कांग्रेस के नेता सीटों के साथ महागठबंधन की अगुवाई का भी दावा करने लगे हैं। साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व को भी खारिज कर रहे हैं। गठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के उस पर भी फैसला जल्दी करेंगे। कांग्रेस के नेताओं के साथ महागठबंधन के दूसरे दल हम के नेता भी कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। हालांकि आरजेडी के नेता इसे मुद्दा बनाने से परहेज भी कर रहे हैं और डिमांड को खारिज भी कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति ने कांग्रेस महागठबंधन में ज्यादा सीट मांगने का काम यदि किया है हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो उसके मांग का हम समर्थन करते हैं। देखिए, सहयोगी अगर कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो ये विमर्श का विषय है ना। बैठेंगे ना, चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। मुद्दे सरोकार को लोक विमर्श में रख करके लड़ते हैं। कोई विभेद नहीं है, साथ बैठेंगे, चीजें सुलझ जाएंगी। महागठबंधन में सीटों पर संग्राम के बीच अब जेडीयू के नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। जहाँ तक दूसरा गठबंधन है उसमें श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के असमंजस है, दुविधा है और अनिर्णय की स्थिति है। आरएलएसपी, श्री मांझी जी की पार्टी और श्री साहनी जी की पार्टी और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी भी उनके अनुभवहीन नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में केवल 3 पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी थी। इनमें 27 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 67% से कहीं ज्यादा रही। कांग्रेस इसी को आधार बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि सीटों पर संग्राम कहां तक खत्म होती है। दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, इस खबर के 2 मायने, कांग्रेस के जरिए अलग मायने और आरजेडी के जरिए अलग मायने हैं। जरा कांग्रेस के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस अभी से दबाव बनाना क्यों चाह रही है। पिछली बार महागठबंधन में 40 सीट कांग्रेस को मिले थे और 2015 चुनाव की बात कर रहे हैं हम, जब 40 सीट दिलाने में नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार महागठबंधन का इस बार हिस्सा नहीं है और साथ ही महागठबंधन में इस बार पहले से कहीं ज्यादा दल भी हैं और यही वजह है कि कांग्रेस दबाव बनाकर सीट लेने की कोशिश कर रही है और पहले से दबाव बना रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए अभी से दबाव बनाना भी जरूरी है। अब जरा आरजेडी के नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी सीटों के मुद्दे पर अभी से ही इसे क्यों बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाह रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में अपनी शर्तों पर आरजेडी जो है सीट देने के फिराक में, यानी आरजेडी जो चाहेगी, जैसे चाहेगी वैसे सीट देना चाहती है वो। कांग्रेस की मांग से दबाव में अगर आरजेडी आई तो दूसरे सहयोगी भी डिमांड करेंगे। इस बात का एहसास आरजेडी को है। सीटों पर विवाद से विरोधी दल फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। इस बात का एहसास आरजेडी को है और यही वजह है कि आरजेडी आखिरी वक्त तक इसको टालती हुई रहेगी। चलिए बढ़ते आगे। विवाद महागठबंधन में ही नहीं, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहकर कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है कि बीजेपी को तय करना है कि बिहार में किसका नेतृत्व होगा, जबकि बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी। गठबंधन दल के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी। नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा ये गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इस बात को डिसाइड करना है। जैसा मैंने कहा कि मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है, मेरी प्राथमिकता पूरी तरीके से चुनाव में हमारे गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहे उस तरफ है। मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है कि हमारे जितने भी 243 एनडीए के प्रत्याशी हों, अधिकांश प्रत्याशी जीतें, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की हर सीट पर अपनी अहम भूमिका हो। उस प्रत्याशी को जिताने को लेकर उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
और देखिए यहां ये बात भी समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व को मान चुकी है, तो चिराग आखिर क्यों नया राग छेड़ रहे हैं? देखिए चिराग पासवान गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए में भी गठबंधन है और चिराग की पार्टी जो एलजेपी वह अहम दल है। बीजेपी को ज्यादा भाव देकर केंद्र से बेहतर रिश्ते को पुख्ता कर रहे हैं चिराग पासवान, और भावी सीएम के लिए संभावनाएं भी तलाश रहे हैं चिराग। नुकसान होने पर किसी और पर ठीकरा फोड़ने का खुला विकल्प भी चिराग रखना चाह रहे हैं। नीतीश पर सवाल उठाकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। इधर गठबंधन की सियासत के बीच प्रवासी मजदूरों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी ने प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग बनाने की मांग रखकर बिहार की सियासत को फिर से गरमा दिया है। कोरोना के इस दौर में बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीतिक हलचल जारी है। शुरुआती दौर में विपक्ष के लगातार तीखे हमले के बाद सरकार ने अपने को प्रवासी मजदूरों का हितैषी बताते हुए उनके बिहार लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। एक बार फिर से आरजेडी ने प्रवासी मजदूरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रवासी आयोग बनाने की मांग कर दी है। बिहार से कितने लोग जो है बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, किस इलाके के लोग ज्यादा जा रहे हैं, समाज के किस हिस्से के लोग जो है ज्यादा जा रहे हैं, इन सब चीजों का तो एक अध्ययन होना चाहिए ना भाई। आप जब भी कोई योजना बनाना चाहिएगा कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं क्यों जा रहे हैं बाहर। वहीं सत्तारूढ़ दल आरजेडी की इस मांग पर विफलता नजर आ रहा है। जेडीयू की माने तो सरकार प्रवासी मजदूरों के हित में लगातार कारगर कदम उठा रही है। ऐसे में किसी भी आयोग के गठन की जरूरत नहीं। पलायन रुक जाए। जो लोग इस राज्य में काम करना चाहते हैं उन्हें यहाँ अवसर मिल सके, उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें पैसा मिले, उन्हें बेहतर राज्य बनाने और उनका खुद की बेहतरी का एक मार्ग उनके सामने हो। मुझे लगता है इसके लिए किसी नए संस्थान की जरूरत नहीं है। ये कार्य बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। वैसे इस पूरे मामले में राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि दोनों पक्ष अपने नफे नुकसान पर सियासत कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की दलील और प्रस्ताव को खारिज करने में लगे हैं। चाहे वो आरजेडी हो या फिर वो जेडीयू हो, अपने अपने गणित के हिसाब से इस पर राजनीति करने में लगा है। लेकिन इसमें अंदर के हृदय से काम कर वो होना चाहिए कि कैसे जो आए हैं उनको कैसे हम जो है सो काम दिला पाएं, कैसे उनको सेटल डाउन करेंगे, क्योंकि वो अभी आए हैं उजड़ करके, तो उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा है और वो दर्द वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक वो सेटल डाउन नहीं होंगे वो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल बिहार के लिए ये चुनावी साल है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रवासी मजदूरों का खुद को सबसे बड़ा हिमायती बताने में लगा है। लेकिन इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर देश भर में धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्तरां और होटल 8 जून से खुलने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन इन जगहों के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना भी जरूरी है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 का पार्ट 2 8 जून से शुरू हो रहा है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन छोड़कर देश भर के धार्मिक स्थल, ऑफिस, मॉल और होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। इन सार्वजनिक स्थलों के लिए सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए इन स्थलों पर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसमें पूरे परिसर को सैनिटाइजेशन, लोगों के आने जाने की व्यवस्था और सेवाओं का सुरक्षित आदान प्रदान शामिल है। इन सभी जगहों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इन जगहों पर आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। मॉल में गेमिंग सेक्शन बंद रहेंगे और रेस्टोरेंट में क्षमता 50% रहेगी। एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 70% बनाए रखनी होगी। होटल को मेहमानों की सूची, उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन का रिकॉर्ड रखना होगा। बिना संपर्क में आए अधिकांश प्रक्रियाओं का पूरा किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखना होगा। दर्शन तो कर पाएंगे लेकिन वो पहले वाली भीड़ रहनी नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में इतना भय आ चुका है। सब चीज़ ही खुल गई है ज़्यादातर, होटल भी खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, तो इसको खुलने में क्या दिक्कत है, सिस्टम बन जाएगा। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक ही इन सभी स्थलों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। एक बार में सीमित लोग इन स्थलों पर प्रवेश कर पाएं। पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
इस पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। मतलब साफ है कि धार्मिक स्थल, ऑफिस, मॉल और होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे तो सही, लेकिन इन सभी जगह एहतियात और बचाव को तवज्जो सबसे पहले दी जानी है। मैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 8 जून से जो धार्मिक संस्थान है वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। अभी लोगों के मन में भय है, इस भय को कम करना होगा और साथ ही जो गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है उनका भी पालन करवाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात हल्की बारिश में निगम और सरकार की खुली पोल की। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को कोरोना स्पेशल अस्पताल बनाया गया। पिछले 2.5 महीने से इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन मानसून के पहली झमाझम बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में बारिश का पानी भर गया, जिस कारण कोरोना के भर्ती मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने वार्ड में भरे पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। अस्पताल में जल जमाव पर अधीक्षक का कहना है कि ज्यादा बारिश होने पर मरीजों को ऊपरी तल्ले पर शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कई सालों से अस्पताल में जल जमाव की समस्या आ रही है। जमाव नहीं हुआ है, चूंकि हवा के साथ वर्षा हुई ना, तो इसीलिए टेंजेंशियल फ्लो या कहिए तिरछे रूप में जो पानी गया तो इसीलिए वार्ड में घुस गया। तो ऐसे तो एनएमसीएच जानते ही हैं कि यहाँ जल जमाव तो होता ही है, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है इसमें कि नाली का, बाउंड्री वाल का और पंप मशीन का, वो हमारा कार्यरत है। आधे घंटे में वो जो भी पानी लगा था निकल गया। इस साल बरसात में पटना में जल जमाव ना हो, इसको लेकर हर कोई चिंतित है। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने नगर निगम और बुडको के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने सांसद को भरोसा दिलाया कि इस साल पिछले साल जैसे हालात नहीं होंगे। कहते हैं ना कि दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले साल की फजीहत के बाद सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है जल जमाव की स्थिति में। ऐसे में जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि वो फजीहत इस बार न झेलनी पड़े, इसलिए पहले ही जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में इसको दुरुस्त कराने में लगे हैं कि तमाम जो नाले हैं वो दुरुस्त हो जाए। अभी हम मौजूद हैं जगनपुरा के बादशाही पैन पर। ये पैन पिछले बार का सबसे बड़ा विलन साबित हुआ था, क्योंकि जल जमाव काफी हद तक इसमें भी रहा था और उसके बाद इस पैन को खोला गया तो थोड़ा हद तक पटना से पानी निकल पाया। जो मौसम विभाग के माध्यम से जानकारी है, बारिश अधिक संख्या में होगी और आप देख रहे होंगे कि बारिश हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जिन अधिकारियों को या जिन डिपार्टमेंट को दायित्व सौंपा है, चाहे वो नगर निगम हो या बुडको हो या सिंचाई विभाग हो, सब लोग अपने काम में जुट गए हैं। इनका दावा है कि इस बार वो फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी पटना वासियों को जो पिछली बार लोगों ने झेली थी। जल जमाव की स्थिति ये थी कि लोगों के घर में तकरीबन फर्स्ट फ्लोर तक पानी जमा हो गया था और हालत ये थी कि लोग घर में लॉक हो गए थे पूरी तरह से। अब इस बार दावा ये किया जा रहा है तमाम जनप्रतिनिधि की तरफ से कि इस बार वो स्थिति बनने नहीं देंगे, उससे पहले तमाम मुश्किलों को खत्म कर देंगे। कंसर नीलमणि के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में नाला सफाई और जल निकासी के कार्यों की समीक्षा की। सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। इस समीक्षा में पटना महानगर के सभी विधायक, नगर निगम आयुक्त, बुडको के एमडी भी मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में पिछले साल की तरह स्थिति न हो, इस पर जोर दिया गया। सांसद ने मोहल्ले के लोगों से राय लेकर योजना बनाने को कहा और साथ ही उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने को कहा जिन इलाकों में पिछले साल पानी भर गया था। कि आपने अच्छा काम किया, इसको पूरा करिए, इस बार पटना में पानी नहीं लगना चाहिए। तो लोगों की पीड़ा और ये समझते हैं हम कि आखिर जल जमाव को लेकर इतनी चिंता जनप्रतिनिधि क्यों कर रहे हैं। देखिए, बरसात में हर साल पटना में जल जमाव होता है और पिछले साल करीब 1 महीने तक जल जमाव का पानी जो था पटना में भरा हुआ था। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की काफी किरकिरी भी हुई थी। इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए इंतजाम बेहद जरूरी। विपक्ष जल जमाव को बड़ा मुद्दा, सियासी मुद्दा बना सकता है, इसलिए समय से पहले, मानसून से पहले तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो जल जमाव को लेकर काफी चिंतित है और ऐसी समस्या ना हो, इसे लेकर वो लगातार निर्देश भी दे रहे हैं।
कोरोना महामारी माई बन गई है। जी हां, देवी का रूप मानकर लोग इस जानलेवा वायरस की पूजा कर रहे हैं। अफवाह से अंधविश्वास की ऐसी आंधी उठी है कि संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। अंधविश्वास की हो गई इंतहा। जानलेवा वायरस की हो रही पूजा। ये कोरोना देवी के अवतार हुआ जनवरी में हुआ है। अफवाह की उठी है आंधी। अंधविश्वास में हो रहा विश्वास। एक कोरोना माई काने सुनाओ तनी आँखी जन दिखाई, जहाँ से वही उन्हें चला जाए। कोरोना महामारी बन गई माई। माई रे माई। अंधविश्वास को न्यूज 18 कभी बढ़ावा नहीं देता, लेकिन जिस तरीके से बिहार झारखंड के जिलों से तस्वीरें आई है वो चिंता बढ़ा रही हैं। पटना, बक्सर, बेतिया, नवादा, आरा, सिवान, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, साहेबगंज और इसके अलावा भी कई जिलों में कोरोना की पूजा हो रही है। ये पूजा किसी देवी देवता की नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस की हो रही है। अंधविश्वास की ऐसी आंधी बिहार झारखंड के साथ देश के कई राज्यों में चल पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ कोरोना माई और एक तरफ वो इसलिए क्योंकि झारखंड के कई जिलों में कोरोना वायरस बीमारी नहीं बल्कि कोरोना माई है। अंधविश्वास से ग्रसित लोगों की तस्वीर देखिए और उनकी दलीलों को भी सुनिए। 9 लड्डू का भोग भगाएगा कोरोना। 9 अगरबत्ती का धुआं धोएगा कोरोना। 9 लौंग का असर, कोरोना होगा बेअसर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं और बिल्कुल सही देख रहे हैं। साहेबगंज की महिलाओं का विश्वास अंधविश्वास पर हो गया। इतना पक्का विश्वास कि गंगा घाट पर कोरोना माई की पूजा हो रही है। लड्डू और लौंग का भोग लग रहा है। कोरोना के मने कोरोना होखल बना तो मने घटे ये कहाँ से जानकारी मिला कोरोना माई की? हम लोग मोबाइल में देख ले सब बच्चा सब। अंधविश्वास की गाड़ी जमशेदपुर में भी दिखी, जहां जागरूक महिलाएं अंधविश्वास पर विश्वास करती दिखी। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना माई को मिष्टान का भोग लगाया गया। माँ कोरोना का पूजा करे कि इस महामारी से हम लोग बचें। इसमें सभी लेडीज मिल के हम लोग अपने हर चीज को पालन करते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि माँ का पूजा करें। धनबाद में भी कोरोना माई को पूजने की होड़ मची रही। यहाँ भी लड्डू और लौंग का प्रसाद चढ़ाकर कोरोना को उतारने का प्रयास जारी रहा। मनगढ़ंत कहानी और मोबाइल पर फैले अफवाह को सही मान महिलाएं निकल पड़ी अंधविश्वास पूजने। वीडियो वायरल हुआ है क्या? वही देखे हैं क्या? हाँ। क्या देखे वीडियो में? क्या बोला? वीडियो में देखे हैं कि सब पूजा कर रहा है कि कोरोना वायरस भाग जाएगा। वाह रे कोरोना माई वाह। केवल 9 लड्डू की ही भूख थी। बोलकर देखती तो एक बार, किलो और मन से बात आगे चली जाती, लेकिन नहीं। अंधविश्वास की लहर ऐसी है कि जागरूकता आज बेईमानी की दहलीज पर खड़ी तमाशा देख रही है। बचिए ऐसे ढकोसलों से। न्यूज 18 के लिए साहेबगंज से निशान, जमशेदपुर से रंजीत और धनबाद से दिलीप। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।